हेलो दोस्तों, स्काई का जीके यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम देखेंगे दोस्तों बिहार के इतिहास के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। जिसे पूरा पाषाण युग देखेंगे, पूरा पाषाण युग, मध्य पाषाण, नव पाषाण, सिंधु घाटी, ये सब पढ़ेंगे। ओके दोस्तों, नीचे देख लेते हैं। 1500 से 600 ईसा पूर्व जो होता है वैदिक काल होता है दोस्तों, जिसमें महाजनपद होता है बज्जी, अंग, मगध, ये सब बिहार में है दोस्तों। आगे देखते हैं। प्राचीन बीज पढ़ेंगे दोस्तों। मौर्य साम्राज्य के पश्चात है गुप्त काल, ये सब देखेंगे आज बिहार के इतिहास में। ओके दोस्तों, आगे मध्यकालीन बिहार के बारे में पढ़ेगा, आधुनिक बिहार और प्राचीन बिहार में भी देखेंगे दोस्तों। तो प्राचीन बिहार स्टार्ट करते हैं आज से, यानी अभी प्राचीन बिहार देख लेते हैं, उसके बाद आगे पढ़ेंगे। ओके दोस्तों, और ये क्वेश्चन बिहार से सिखाने वाला एग्जाम और बिहार पीपीएससी का और बिहार दरोगा मेंस का जो एग्जाम होने वाला है उसमें यहाँ से क्वेश्चन बनेगा दोस्तों। बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। पाषाण युग है दोस्तों। पाषाण युग की समय अवधि होता है 25 लाख ईसा पूर्व से 3000 ईसा पूर्व होता है दोस्तों पाषाण युग का समय काल। आगे देखते हैं। आगे है दोस्तों, पाषाण युग मानव का सबसे प्रारंभिक काल था जब मनुष्य पत्थरों के औजार का उपयोग करते थे, उसे पाषाण युग कहते हैं दोस्तों। उस टाइम मनुष्य जो था पत्थरों का औजार का उपयोग करता था। आगे, पाषाण युग के दौरान वे खानाबदोश मानव थे पाषाण युग के दौरान। ओके दोस्तों, खानाबदोश मानव के देख लेते हैं। खानाबदोश मानव शिकार के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं। आगे से पाषाण युग को 3 भागों में बांटा गया है, इसका देख लेते हैं 3 भाग कौन कौन है दोस्तों। पाषाण युग का 3 भाग है आपका, पूरा पाषाण युग, मध्य पाषाण युग और नव पाषाण युग। ओके दोस्तों, जो ऊपर देखे थे उसको डिटेल्स में देखते हैं। ओके दोस्तों, पूरा पाषाण युग के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। पूरा पाषाण युग जो था दोस्तों, पुराना पाषाण युग भी कहा जाता है, जो बिहार में उस काल के पुरातात्विक अवशेष बिहार के दक्षिणी भाग से मिलते हैं। ओके दोस्तों, पूरा पाषाण युग के पुरातात्विक अवशेष कहाँ से मिलता है, तो बिहार के दक्षिणी भाग से मिलता है, याद रखिएगा। अवशेषों में चाकू है दोस्तों, खुरचनी यानी स्क्रैपर्स, कुल्हार यानी एक्स आदि सम्मिलित है, जो पूरा पाषाण युग से संबंधित है। ओके दोस्तों, ये अवशेष है दोस्तों मुख्यतः जेठिया, भीमबाध, मुंगेर और नालंदा से मिला है दोस्तों। पूरा पाषाण युग से संबंधित चाकू, खुरचनी और कुल्हाड़ी का अवशेष। ओके दोस्तों, नेक्स्ट है मध्य पाषाण युग। थोड़ा सा डिटेल्स में देखेंगे दोस्तों, पूरा डिटेल्स में जाएंगे तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। मध्य पाषाण युग स्टार्ट होता है दोस्तों, इसकी कला अवधि होता है आपका 1 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक। ओके दोस्तों, मुंगेर से मध्य पाषाण युग के अवशेष मिले हैं। मध्य पाषाण युग का भी अवशेष पूछेगा दोस्तों, तो मुंगेर से मिला है। मुंगेर में मुख्य रूप से पत्थर के औजार मिले हैं। ओके दोस्तों, मुंगेर से मुख्य रूप से पत्थर के औजार मिले हैं। उसके बाद नव पाषाण युग के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं दोस्तों। नव पाषाण युग की समय अवधि 10,000 ईसा पूर्व से 3000 ईसा पूर्व है। ओके दोस्तों, नव पाषाण युग के अवशेष कहाँ से पाए जाते हैं देख लेते हैं। नीचे है दोस्तों चीरान यानी सारण में है दोस्तों, जहाँ से हड्डियों से बने उपकरण मिला है। चेचर वैशाली से, मनेर पटना से, सेनवार रोहतास से, ताराडीह गया जी से, हजारीबाग झारखंड से पत्थर का शिला या औजार मिला है। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं। आगे है वैदिक काल। वैदिक काल से संबंधित है, बिहार से संबंधित जो होगा दोस्तों उसी को देखेंगे, इसीलिए कम दिख रहा है आपको। वैदिक काल जो है 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व होता है दोस्तों। इस काल में शतपथ ब्राह्मण में बिहार का वर्णन प्राप्त हुआ है। बिहार का वर्णन किस में है दोस्तों, शतपथ ब्राह्मण, याद रखिएगा। शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद का भाग, शतपथ ब्राह्मण जो किसका भाग है, तो यजुर्वेद का भाग है दोस्तों। आगे देखते हैं। आगे हम जानते हैं कि वैदिक काल में आर्यों का इतिहास दोस्तों किस में है, तो वैदिक काल में आता है। आर्य विदेह क्षेत्र यानी उत्तर बिहार में आते हैं दोस्तों, बिहार के उत्तर बिहार में आते हैं आर्य, जो विदेश क्षेत्र में होता है दोस्तों, जो बिहार के उत्तर में है दोस्तों। ऋग्वेद में मगध के लिए कीकट शब्द का प्रयोग किया गया है। ओके दोस्तों, ऋग्वेद में मगध के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है, ये भी पूछता है, तो यह दोस्तों कीकट शब्द का प्रयोग किया गया है मगध के लिए। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं। कीकट का अर्थ होता है दोस्तों निचली जाति का क्षेत्र। कीकट का जो अर्थ होता है वो निचली जाति का क्षेत्र होता है दोस्तों। रामायण में विदेह का राजा जनक का वर्णन किया गया। ओके दोस्तों, विदेह जो है उत्तर बिहार का क्षेत्र, रामायण में उसके राजा जनक का वर्णन किया गया है रामायण में। ओके दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद महाजनपद काल होता है दोस्तों, जो लगभग 600 ईसा पूर्व से पूर्व देश में 16 महाजनपदों का उदय हुआ। ओके दोस्तों, 600 ईसा पूर्व में 16 महाजनपदों का उदय हुआ, उसको देख लेते हैं दोस्तों। इन महाजनपदों के बारे में जानकारी हमें बौद्ध साहित्य
और अंगुत्तर निकाय और जैन साहित्य के भगवती सूत्र से मिलती है। ओके दोस्तों, बौद्ध साहित्य के अंगुत्तर निकाय और जैन साहित्य के भगवती सूत्र से महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है। ओके दोस्तों, 16 महाजनपदों में से 3 महाजनपद जो है बिहार में फैला हुए हैं, उसी को देखेंगे दोस्तों। जैसे में वज्जी, अंग और मगध को देखेंगे हम लोग इसमें, क्योंकि बिहार स्पेशल का वीडियो है दोस्तों, इसलिए उसको देखेंगे पहले। ओके दोस्तों, देखिए जो वज्जी तो आपका बिहार के यहाँ पड़ेगा दोस्तों, मगध यहाँ है और अंग यहाँ पड़ेगा। ओके दोस्तों, मैप में देख लेते हैं थोड़ा सा आगे। वज्जी महाजनपद के बारे में देखते हैं दोस्तों। वज्जी महाजनपद जो है मुजफ्फरपुर और वैशाली में फैला हुआ है। ओके दोस्तों, वज्जी महाजनपद की राजधानी वैशाली थी। ओके दोस्तों, वज्जी महाजनपद की राजधानी पूछेगा आपका, तब वैशाली थी। इस महाजनपद का सबसे प्रमुख भाग लिच्छवी गणराज्य था। ओके दोस्तों, लिच्छवी गणराज्य पहला गणतंत्र भी पूछेगा तो लिच्छवी होता है दोस्तों। दुनिया का देखिए आगे लिखा भी है, सर्वप्रथम गणतंत्र लिच्छवी में ही स्थापित हुआ था। ओके दोस्तों, आगे अंग महाजनपद। अंग महाजनपद जो है दोस्तों, अंग महाजनपद जो है मुंगेर और भागलपुर में फैला हुआ है। ओके दोस्तों, मुंगेर और भागलपुर में अंग महाजनपद फैला हुआ था और इसका राजधानी दोस्तों चंपा थी। चंपा शहर जो था अंग महाजनपद की राजधानी थी। ओके दोस्तों, चीनी यात्री ह्वेनसांग जो है चंपा शहर के चेम्पू शब्द का उपयोग किया था। ओके दोस्तों, चंपा शहर के लिए जो ह्वेनसांग यात्री था, चीनी यात्री, वो चेम्पू शब्द का उपयोग किया था। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं मगध महाजनपद देख लेते हैं दोस्तों। मगध महाजनपद पटना और गया जिला में फैला हुआ। ओके दोस्तों, राजगिरी जो था मगध महाजनपद की प्राचीन राजधानी थी दोस्तों, राजगिरी। ओके दोस्तों, मगध महाजनपद सर्वाधिक शक्तिशाली भी था दोस्तों। आगे देखते हैं बृहदरथ। अब राजा के बारे में थोड़ा सा बृहदरथ राजवंश देख लेते हैं दोस्तों। इस वंश के संस्थापक राजा बृहदरथ थे। बृहदरथ के काल में राजगिरी मगध की राजधानी थी। ओके दोस्तों, बृहदरथ के काल में जो था राजगिरी था वो मगध का राजधानी था दोस्तों। और जरासंध पूरे बृहदरथ वंश में सर्वाधिक प्रसिद्ध राजा था जरासंध। ओके दोस्तों, बृहदरथ वंश में सर्वाधिक प्रसिद्ध राजा कौन था, तो जरासंध था दोस्तों। और सहदेव भी इसी वंश का राजा था। सहदेव पूछेगा दोस्तों किस वंश का राजा था, तो बृहदरथ राजवंश का राजा था सहदेव। इस वंश का अंतिम शासक पूछेगा दोस्तों, तो रिपुंजय होगा बृहदरथ राजवंश का अंतिम शासक। ओके दोस्तों, पूछ सकता है ये सब क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में। आगे हर्यक वंश देखते हैं दोस्तों। हर्यक वंश है, इसका संस्थापक पूछेगा दोस्तों, तो बिंबिसार हो जाएगा। राजगिरी बिंबिसार काल में मगध की राजधानी दोस्तों राजगिरी ही था। बिंबिसार के काल में भी मगध का राजधानी कहाँ था, तो राजगिरी ही था। ओके दोस्तों, 544 ईसा पूर्व के लगभग इसकी स्थापना की गई थी। ओके दोस्तों, हर्यक राजवंश की स्थापना कब किया गया था, तो 544 ईसा पूर्व में। ओके दोस्तों, बिंबिसार को मगध का पहला शासक माना जाता था जिसके पास अस्थायी सेना थी। ओके दोस्तों, वह कौन सा शासक था जिसके पास अस्थायी सेना था, तो मगध का, तो बिंबिसार ही था दोस्तों। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं। आगे देखते हैं प्रसिद्ध चिकित्सक जो जीवक होता है, जीवक चिकित्सक था प्रसिद्ध, वो बिंबिसार के दरबार में ही रहता था। ओके दोस्तों, जीवक ने अवंती राजा चंद्रप्रद्योत के पीलिया का इलाज किया था। ओके दोस्तों, चंद्रप्रद्योत जो था अवंती का राजा, उसका पीलिया हो गया था दोस्तों, उसका इलाज किया था जीवक ने। ओके दोस्तों, बिंबिसार गौतम बुद्ध के समकालीन था। पूछेगा बिंबिसार किसके समकालीन था, तो गौतम बुद्ध के समकालीन था। ओके दोस्तों, और कौशल और एवं लिच्छवी को वैवाहिक संबंधों से मगध में सम्मिलित कर लिया गया था। ओके दोस्तों, लिच्छवी जो था और लिच्छवी और कौशल जो था दोस्तों, उसे वैवाहिक संबंधों से बिंबिसार ने अपने राज्य में सम्मिलित कर लिया था मगध में। बिंबिसार ने बुद्ध के लिए बेनुवन यानी बांस का बगीचा उपहार में दिया था दोस्तों। बुद्ध को बांस का बगीचा उपहार में कौन दिया था, तो बिंबिसार आपका आंसर हो जाएगा। बिंबिसार जो है 52 वर्षों तक शासक रहा था। ओके, तो पूछा कितना वर्ष तक बिंबिसार ने शासन किया था, तो 52 वर्ष तक। और उनका वध दोस्तों कर दिया था, उसका पुत्र था दोस्तों अजातशत्रु, वही उसका वध कर दिया था दोस्तों, और फिर राजा बन गया उसका वध करके। ओके, तो अजातशत्रु को कुनिक के नाम से जाना जाता है। तो कुनिक के नाम से किसे जाना जाता है, तो अजातशत्रु उसका आंसर होगा। अजातशत्रु के समय में राजगृह में पहली बौद्ध परिषद का आयोजित किया गया था। ओके दोस्तों, पूछेगा पहली बौद्ध परिषद का आयोजित राजगृह में किसके समय में हुआ था, तो अजातशत्रु आंसर होता है। क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है दोस्तों। आने वाले बिहार दरोगा मेंस का एग्जाम या बीएसएससी जो सीजीएल है एएसओ का एग्जाम दोस्तों, और इंटर लेवल जो है बीएसएससी का, सभी में यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना बहुत बनती है दोस्तों। बिहार स्पेशल से 20-25 क्वेश्चन आता ही है बिहार के एग्जाम में, तो इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा और देख भी लीजिएगा। इसका पार्ट 1 अपलोड कर दिया गया, उसको जाकर आप लोग देख सकते हैं। इसके डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक डाल देंगे। आगे है अजातशत्रु का वध भी उसका पुत्र उदयन था, उसने कर दिया था दोस्तों। उदयन
अजातशत्रु का वध किया था, अजातशत्रु बिंबिसार का किया था। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना गंगा और सोन नदी के पास कौन किया था दोस्तों? तो उदयन किया था। उदयन किया था दोस्तों पाटलिपुत्र नगर की स्थापना गंगा और सोन नदी के पास में। ओके दोस्तों, पाटलिपुत्र मगध की नई राजधानी भी बनाया गया था दोस्तों। पाटलिपुत्र को जो बनाया था उदयन ने। ओके दोस्तों, याद रखिएगा, ये सब क्वेश्चन पूछता है बहुत बार एग्जाम में। रथम शूल और महाशिलाकंटक हथियारों का उपयोग अजातशत्रु ने बज्जी महाजनपद के विरोध किया था। ओके दोस्तों, और नाग दशक जो है हर्यक वंश का अंतिम शासक पूछेगा दोस्तों। हर्यक वंश का अंतिम शासक तो नाग दशक होगा दोस्तों, और ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। आगे देखते हैं, उसके बाद हर्यक वंश के बाद आएगा दोस्तों शिशुनाग राजवंश। शिशुनाग राजवंश आएगा, इसके बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं। शिशुनाग ने इस राजवंश की स्थापना 412 ईसा पूर्व में की थी। वैशाली को मगध की राजधानी बना। मगध की राजधानी अपना वैशाली को बनाया था दोस्तों शिशुनाग ने। शिशुनाग राजवंश की स्थापना किया था। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं। आगे कालाशोक। कालाशोक जो था दोस्तों पाटलिपुत्र मगध की नई अस्थायी राजधानी थी, जिसे कालाशोक ने निर्धारित किया था। कालाशोक निर्धारित किया था पाटलिपुत्र के मगध की नई राजधानी। दूसरी बौद्ध संगीति दोस्तों जो था वो कालाशोक के समय में हुआ था। दूसरा बौद्ध संगीति पूछा है दोस्तों, जो कालाशोक के समय में वैशाली में आयोजित किया गया था। पहला था दोस्तों राजगिरी में हुआ था अजातशत्रु के समय में। याद रखिएगा, सब क्वेश्चन पूछ सकता है आने वाले एग्जाम में। कथन में देगा, चारों देगा दोस्तों, चारों संगीति को आप लोग को मिलान करना होगा या पूछेगा कौन सही है। महानंदी इस वंश का अंतिम शासक था। शिशुनाग राजवंश का अंतिम शासक पूछेगा दोस्तों, तो महानंदी हो जाएगा जो इसका अंतिम शासक है। आगे देखते हैं, मगध की राजधानी दोस्तों देख लें। प्राचीन राजधानी पूछेगा मगध के, तो राजगिरी था दोस्तों। बिंबिसार के समय पूछेगा तो राजगिरी ही था बिंबिसार के। उदयन दोस्तों पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किया था और पाटलिपुत्र को अपना राजधानी बनाया था उदयन। और शिशुनाग जो है दोस्तों शिशुनाग वंश की स्थापना किया और मगध की राजधानी वैशाली ले गया। ओके दोस्तों, याद रखिए। कालाशोक अस्थायी राजधानी के रूप में कालाशोक जब आया तो पाटलिपुत्र फिर से कर दिया दोस्तों अस्थायी राजधानी। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं। उसके बाद शिशुनाग राजवंश के बाद दोस्तों नंद राजवंश आता है। नंद राजवंश दोस्तों लगभग 344 ईसा पूर्व इस राजवंश की स्थापना महापद्मानंद ने किया था। ओके दोस्तों, नंद राजवंश का स्थापना पूछेगा तो महापद्मानंद ने किया था 344 ईसा पूर्व में। ओके दोस्तों, और महापद्मानंद ने मगध की अक्षत्रिय सम्राट थे। अक्षत्रिय सम्राट कौन था पूछेगा तो महापद्मानंद। ओके दोस्तों, और उन्होंने सर्वक्ष तंत्रात्मक और एकराट की उपाधि धारण किया था। कौन? तो महापद्मानंद। याद रखिएगा दोस्तों, ये सब क्वेश्चन पूछ सकता है, आप लोग नोट भी कर सकते हैं। आगे है, उन्हें उग्रसेन के नाम से भी जाना जाता है, और जो महापद्मानंद ही थे दोस्तों जिसको उग्रसेन के नाम से भी जाना जाता है, जो नंद वंश का स्थापना भी किए थे। और जैन ग्रंथ के अनुसार वह नाई जाति से संबंधित है। ओके दोस्तों, जो उग्रसेन था या महापद्मानंद वो जैन ग्रंथ के अनुसार नाई जाति से संबंधित थे। ओके दोस्तों, महापद्मानंद ने कलिंग पर आक्रमण किया और इसे मगध साम्राज्य में मिला लिया। ओके दोस्तों, कलिंग पर आक्रमण किया महापद्मानंद ने या उग्रसेन ने और उसे मगध साम्राज्य में मिला लिया। आगे है दोस्तों, वह मगध का पहला शासक था जिसने कलिंग पर आक्रमण किया था। ओके दोस्तों, पूछेगा कि कलिंग पर आक्रमण करने वाला मगध का पहला शासक कौन था, तो उसका आंसर आपका होगा दोस्तों महापद्मानंद या उग्रसेन। ओके दोस्तों, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। आगे है दोस्तों, हमें कलिंग युद्ध के विषय में जानकारी हाथी गुम्फा शिलालेख जो है उससे मिलता है। कलिंग युद्ध के विषय में जानकारी हाथी गुम्फा शिलालेख इसका आंसर होगा जब पूछेगा तो। इस वंश में 9 शासक हुए। ओके दोस्तों, महापद्मानंद या नंद वंश जो था उसमें 9 शासक हुआ, और नंद वंश के समय राजधानी कहाँ था तो पाटलिपुत्र था दोस्तों, मगध की राजधानी नंद वंश के समय में। आगे देखते हैं, आगे देख लेते हैं दोस्तों। ऊपर नंद वंश देख रहे थे दोस्तों, नंद वंश में कितना था 9 शासक हुआ था दोस्तों। नंद वंश का अंतिम शासक पूछेगा आपसे तो धारानंद इसका राइट आंसर होगा, अंतिम शासक नंद वंश का। लगभग 326 ईसा पूर्व यूनानी यानी ग्रीक शासक सिकंदर महान ने भारत पर आक्रमण किया था दोस्तों 326 ईसा पूर्व में। ओके दोस्तों, सिकंदर ने उस समय शासन किसका था दोस्तों तो नंद वंश आपका आंसर होता है। सिकंदर जब आक्रमण किया तो उसका शासन किसका था मगध पर या भारत पर, तो दोस्तों नंद वंश का होगा। और 326 ईसा पूर्व में किया था आक्रमण, जो यूनान का शासक था सिकंदर महान। सिकंदर ने राजा पोरस को पराजित किया था। ओके दोस्तों, राजा पोरस को पराजित कौन किया था? सिकंदर ने किया था। उसके बाद आपका होता है दोस्तों मौर्य राजवंश। मौर्य राजवंश आता है दोस्तों नंद वंश के बाद। मौर्य राजवंश का स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य किया था दोस्तों,
जो चाणक्य की सहायता से 322 ईसा पूर्व के आसपास किया था। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं। लगभग 322 ईसा पूर्व मगध सम्राट धानानंद जो था नंद वंश का शासक का वध चंद्रगुप्त मौर्य ने कर दिया था। उसके बाद मौर्य वंश का स्थापना किया था दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य ने। उसका सहायता किया था कौन? चाणक्य यानी कौटिल्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। मगध की राजधानी पाटलिपुत्र थी। और मौर्य साम्राज्य के विषय में जानकारी के स्रोत देख लेते हैं दोस्तों। इसका जानकारी का स्रोत दोस्तों मुद्रा राक्षस से मिलता है दोस्तों, जो विशाख दत्त द्वारा लिखा गया मुद्रा राक्षस। अर्थशास्त्र में भी मिलता है दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के मौर्य साम्राज्य के विषय में जानकारी दोस्तों जो रचना किया था कौटिल्य या चाणक्य ने की थी। यह प्रशासन से संबंधित पुस्तक है दोस्तों, राजनीति से भी संबंधित पुस्तक है, अर्थशास्त्र। ओके दोस्तों, इंडिका दोस्तों मेगास्थनीज लिखा था। इस पुस्तक की जानकारी यूनानी राजदूत मेगास्थनीज ने की थी। लगभग 305 ईसा पूर्व यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर ने मगध पर आक्रमण किया, परंतु दुर्भाग्यवश वह चंद्रगुप्त मौर्य से पराजित हुआ। ओके दोस्तों, पराजित हो गया था और चंद्रगुप्त मौर्य ने यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथी उपहार में दिए थे। ओके दोस्तों, और चंद्रगुप्त ने अफगानिस्तान के 4 प्रमुख नगरों पर विजय प्राप्त की और उन्हें मगध साम्राज्य में शामिल किया। यह क्षेत्र था काबुल, कंधार, हेरात और मकराना। ओके दोस्तों, 4 क्षेत्र जो अफगानिस्तान का था, काबुल था, कंधार था, हेरात था और मकराना था, उसे जीतकर चंद्रगुप्त मौर्य ने शामिल कर लिया था मगध साम्राज्य में। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं। आगे आपका चंद्रगुप्त मौर्य ने भद्रबाहु की सहायता से जैन धर्म अपनाया। ओके दोस्तों, भद्रबाहु जो जैन था दोस्तों, भद्रबाहु जो जैन धर्म से संबंधित है दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म अपनाया था भद्रबाहु की सहायता से। शरण बेलगोला की चंद्रगिरी पहाड़ी पर उनका निधन हो गया था। चंद्रगुप्त मौर्य का निधन कहाँ हुआ था दोस्तों? चंद्रगिरी पहाड़ी शरण बेलगोला के निकट में है दोस्तों, वहीं पे उनका निधन हो गया था। उनकी मृत्यु सुलेखना पद्धति से हुई। ओके दोस्तों, चंद्रगुप्त की मृत्यु कौन पद्धति से हुआ? तो सुलेखना पद्धति से हुई। बिंदुसार जो है चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बना दोस्तों, बिंदुसार। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं बिंदुसार के बारे में पढ़ लेते हैं। बिंदुसार का अन्य नाम दोस्तों अमित्र चेतास यानी अमित्र घात भी कहते हैं दोस्तों उसे, अमित्र घात भी, अमित्र चेतास भी और सिंह सेन, ये सब उसका अन्य नाम। तो जैन ग्रंथों में सिंह सेन मिलता है दोस्तों बिंदुसार का नाम, और संस्कृत ग्रंथों में आपको अमित्र घात मिलेगा, और ग्रीक स्रोत के अनुसार अमित्रा चेतास मिलेगा दोस्तों बिंदुसार का नाम। ओके दोस्तों, याद रखिएगा, इसको आप लोग को पूछ सकता है दोस्तों, तीनों मिलान करने के लिए देगा। अभी हाल फिलहाल में एग्जाम होने वाला बीपीएससी एडीओ का हो रहा है दोस्तों, जिसमें कथन निष्कर्ष वाला बहुत सारा जीके जिसका प्रश्न बहुत टफ किया है दोस्तों। तो दरोगा मेंस में भी टफ करेगा और बीएसएससी में भी ऐसा ही कथन वाले प्रश्न पूछ सकते हैं। ओके दोस्तों, अगर तो इसलिए पूरा डिटेल्स में जो भी पढ़ी पूरा डिटेल्स में कॉन्सेप्ट के साथ में पढ़ी। ओके दोस्तों, बिंदुसार ने जीवक संप्रदाय को अपनाया था। बिंदुसार जो था दोस्तों जीवक संप्रदाय को अपनाया था। बिंदुसार ने सीरियाई शासक एंटियोकस से 3 वस्तुएं मांगी थी। एक सुखांजी, दूसरा है वाइन यानी अंगूर से बनी मदिरा, और तीसरा है दार्शनिक मांगा था दोस्तों बिंदुसार ने एंटियोकस से। आगे देखते हैं। दार्शनिक को एंटियोकस द्वारा नहीं भेजा गया, दार्शनिक को एंटियोकस द्वारा नहीं भेजा गया था। एंटियोकस ने मगध में एक राजदूत डाइमेकस को भेजा था दोस्तों बिंदुसार के दरबार में। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं। उसके बाद आते हैं दोस्तों अशोक महान, जो बहुत फेमस है दोस्तों, उसके बारे में पढ़ लेते हैं। इससे भी क्वेश्चन बहुत सारा पूछता है। अशोक जो है बिंदुसार का उत्तराधिकारी का, बिंदुसार जो था दोस्तों चंद्रगुप्त का उत्तराधिकारी था, और अशोक जो था बिंदुसार का उत्तराधिकारी था, याद रखिएगा। लगभग 269 ईसा पूर्व में अशोक का राज्याभिषेक हुआ। अशोक का राज्याभिषेक कब हुआ दोस्तों? तो लगभग 269 यानी 269 ईसा पूर्व। ओके दोस्तों, यह राज्याभिषेक जो था 8वें वर्ष पश्चात उसने कलिंग पर आक्रमण किया। राज्याभिषेक 269 ईसा उसके 8 वर्ष बाद में वो कलिंग पर आक्रमण किया। अशोक ने कलिंग पर विजय प्राप्त कर इसे मगध साम्राज्य में मिला लिया। अशोक के अन्य नाम दोस्तों देवनाम प्रिय और प्रियदर्शी। आगे देखते हैं दोस्तों, देवनाम प्रियदर्शी हो गया दोस्तों उसका अन्य नाम। आगे देखते हैं। अशोक ने बौद्ध भिक्षु उपगुप्त जो था, उपगुप्त से बौद्ध धर्म को अपनाया। ओके दोस्तों, उपगुप्त से जो था बौद्ध धर्म अपनाया था दोस्तों अशोक ने, और धम्म की नीति अपनाई थी। अशोक ने जिससे दोस्तों धम्म की नीति को अपनाया था। अशोक ने बराबर पहाड़ियों जहानाबाद में 4 गुफाओं का निर्माण करवाया था। ओके दोस्तों, सभी गुफाएं आजीवक संप्रदाय को समर्पित है। ओके दोस्तों, जिसका नाम है सुदामा गुफा, कर्ण चोपड़ा गुफा, विष झोपड़ी गुफा और लोमस ऋषि गुफा जो है, 4 गुफा का निर्माण अशोक ने करवाया था दोस्तों, जो जहानाबाद में है दोस्तों 4 गुफा। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों
अशोक के शिलालेख भारत के कई स्थानों से प्राप्त हुए हैं। ओके दोस्तों, लौरिया नंदनगढ़ और रामपुरवा बिहार के पश्चिमी चंपारण से पाए गए थे। ओके दोस्तों, लौरिया नंदनगढ़ और रामपुरवा बिहार के पश्चिमी चंपारण से पाए गए थे। ओके दोस्तों, लौरिया अरेराज शिलालेख जो था बिहार के पूर्वी चंपारण में प्राप्त हुआ था। ये सभी स्तंभ शिलालेख है। ओके दोस्तों, ये जो है लौरिया नंदनगढ़ रामपुरवा, ये सब जो है स्तंभ शिलालेख है दोस्तों। और कुणाल मगध शासक अशोक का उत्तराधिकारी कौन हुआ दोस्तों? तो कुणाल हो जाएगा। और उनका क्षेत्र मगध साम्राज्य का पश्चिमी भाग था। ओके, तो अशोक के पोता जो था दोस्तों दशरथ भी था, जो अजोग संप्रदाय के लिए नागार्जुनी पहाड़ी जहानाबाद में 3 गुफाओं का निर्माण करवाया था। अभी पढ़े हैं दोस्तों, जहानाबाद में 4 गुफा का निर्माण अशोक ने करवाया था। उनका पोता जो था दोस्तों दशरथ, वो भी जहानाबाद में 3 गुफाओं का निर्माण कराया। उसका नाम नीचे दिया गया है दोस्तों। 3 गुफा, गोपिका गुफा, वापियान गुफा और बंदाथिका गुफा का निर्माण करवाया था उनके पोता जो थे दशरथ। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं। अंतिम शासक पूछेगा मौर्य वंश का, तो बृहद्रथ हो जाएगा दोस्तों अंतिम शासक मौर्य वंश का। मौर्य काल के पश्चात शुंग राजवंश है, कौन राजवंश है, उसके बाद कुषाण राजवंश देख लेते हैं दोस्तों, इसको भी थोड़ा। शुंग राजवंश दोस्तों देख लेते हैं। शुंग राजवंश का संस्थापक था दोस्तों पुष्यमित्र शुंग था। लगभग 185 ईसा पूर्व में यह मौर्य राजवंश के बाद स्थापित किया गया था। ओके दोस्तों, मौर्य वंश का सेनापति जो पुष्यमित्र शुंग था, वो बृहद्रथ के हत्या करके फिर शुंग वंश का स्थापना किया था दोस्तों। आगे से पुष्यमित्र शुंग जो के शासनकाल में अश्वमेध यज्ञ की मुख्य पुजारी पतंजलि द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए गए थे। तो पूछा कितना अश्वमेध यज्ञ किया गया था, तो 2 अश्वमेध है, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन एनटीपीसी में पूछा है दोस्तों, आप लोग याद करिएगा। यहाँ से रेलवे में भी जीके जैसा आएगा दोस्तों, थोड़ा बहुत आप लोग देख लीजिएगा, सभी एग्जाम में फायदा करेगा ये वीडियो। आगे देखते हैं। पुष्यमित्र जो था दोस्तों, पुष्यमित्र ने सेनानी की उपाधि धारण किया था। सेनानी की उपाधि पूछे कौन धारण किया था, तब पुष्यमित्र शुंग किया था। शुंग वंश के दौरान राजधानी पाटलिपुत्र थी। आगे तो शुंग वंश की जो राजधानी दोस्तों पाटलिपुत्र थी दोस्तों, किंतु बाद में इसे विदिशा भी राजधानी बनाई गई। शुंग वंश की राजधानी पहले पाटलिपुत्र था, बाद में विदिशा इसकी राजधानी बनाया गया। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं। यह जो है संस्कृत भाषा का पुनरुद्धार काल था। पूछेगा संस्कृत भाषा का पुनरुद्धार काल कौन सा था दोस्तों, तो शुंग काल था। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं। दोस्तों आगे है शुंग काल में ब्राह्मणवाद का पुनरुद्धार। पूछेगा ब्राह्मणवाद का पुनरुद्धार किसके काल में हुआ, तो शुंग काल में हुआ। दोस्तों मनुस्मृति की रचना भी जो था दोस्तों शुंग वंश के दौरान ही मनु ने किया था। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा दोस्तों। मनुस्मृति की रचना जो है किस काल में हुआ था, तो शुंग वंश के दौरान मनु ने किया था मनुस्मृति की रचना। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं। आगे है दोस्तों अग्निमित्र उसके बाद शुंग वंश का अग्निमित्र जो है पुष्यमित्र शुंग का उत्तराधिकारी था दोस्तों। और कालिदास ने मालविकाग्निमित्रम में अग्निमित्र और मालविका की कहानी की रचना की थी। ओके तो शुंग वंश का अंतिम शासक जो था दोस्तों पूछेगा तो देवहूति होगा। ओके, तो शुंग वंश का अंतिम शासक जो है दोस्तों देवहूति हो जाएगा आपका। याद रखिएगा दोस्तों, कालिदास ने मालविकाग्निमित्रम जो रचना किया था उसमें अग्निमित्र और मालविका की कहानी था। ओके दोस्तों, और जो था अग्निमित्र जो था पुष्यमित्र शुंग का उत्तराधिकारी था। ओके दोस्तों, उसके बाद आता है आपका कर्ण वंश आता है दोस्तों। शुंग वंश के बाद कर्ण वंश लगभग 75 ईसा पूर्व इस राजवंश की स्थापना वासुदेव ने किया था। दोस्तों कर्ण वंश की स्थापना पूछा कौन किया था, वासुदेव किया था। आगे इसके बारे में देख लेते हैं दोस्तों, बस कर्ण वंश के बारे में। शुंग वंश के अंतिम शासक देवहूति का वध किया था दोस्तों वासुदेव के। दोस्तों उसके बाद ही कर्ण वंश का स्थापना किया था। इस राजवंश के बारे में जानकारी एकमात्र स्रोत है दोस्तों पुराण है दोस्तों, जिसमें कर्ण वंश की जानकारी मिलती है। कर्ण वंश के अंतिम शासक को दोस्तों आर्द्र सातवाहन ने उखाड़ फेंका था। ओके दोस्तों, कर्ण वंश के दौरान मगध का क्षेत्र जो था पाटलिपुत्र तक ही सीमित था। ओके दोस्तों, आगे देख लेते हैं दोस्तों। प्राचीन काल में मगध की स्थिति दोस्तों ये था, आप लोग देख सकते हैं। इधर है दोस्तों नंदा शिशुनाग, नंद वंश है दोस्तों, शिशुनाग वंश, ये हरियक वंश हो गया आपका। इधर हो गया दोस्तों शुंग वंश, यहाँ है दोस्तों कर्ण वंश, यहाँ भी पढ़े हैं दोस्तों। उसके बाद कुषाण आएगा, फिर गुप्त आएगा दोस्तों, फिर कर्नाट वंश आएगा, उसके बाद सेन वंश, उसके बाद पाला वंश आएगा, पाल वंश। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं। तो कुषाण वंश अभी देखें, कर्ण वंश देखें दोस्तों।
कर्ण वंश तो पढ़ लिए हम लोग। आप देखेंगे कुषाण वंश। ओके दोस्तों, कुषाण वंश देखते हैं, कुषाण राजवंश। इस वंश की स्थापना दोस्तों बोले कोजुल कडफिसेस। ओके दोस्तों, इस वंश की स्थापना कौन किया था? कोजुल कडफिसेस किया था दोस्तों कुषाण वंश की स्थापना। और कनिष्क जो था कुषाण वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन है? तो ये है कनिष्क। ओके दोस्तों, कनिष्क ने 78 ईस्वी में शक संवत की शुरुआत की थी, जो आज भी भारत सरकार द्वारा उपयोग किया जाता है दोस्तों, शक संवत। ओके दोस्तों, आगे है पार्ट 3 है दोस्तों, बिहार का इतिहास देखते हैं, प्राचीन इतिहास। ओके दोस्तों, प्राचीन इतिहास चतुर्थ बौद्ध संहिता दोस्तों, चतुर्थ बौद्ध संहिता का आयोजन पूछेगा किसके शासनकाल में हुआ था? कनिष्क के शासनकाल में हुआ था दोस्तों। कहाँ हुआ था? तो कुंडलकर्ण जम्मू कश्मीर में हुआ था दोस्तों। कनिष्क जो था बौद्ध धर्म का महायान शाखा का अनुयायी था। तो पूछेगा कि कनिष्क जो था बौद्ध धर्म का किस शाखा का अनुयायी था? तो महायान का हो जाएगा। गुप्त शासक कुषाणों के संबंध, गुप्त जो शासक जो था कुषाणों के संबंध थे। ओके दोस्तों, कनिष्क के दरबार में वसुमित्र, नागार्जुन, चरक जैसे बौद्ध दार्शनिक उपस्थित रहते थे दोस्तों कनिष्क के दरबार में। आगे है आपका, आगे अंतिम कुषाण वंश का शासक पूछेगा दोस्तों, तो वसुदेव था। वसुदेव जो था दोस्तों, सम्राट वसुदेव जो अंतिम महान कुषाण शासक था। ओके दोस्तों, उसके बाद आपका स्टार्ट होता है गुप्त वंश। गुप्त वंश का संस्थापक पूछेगा दोस्तों, तो श्रीगुप्त हो जाएगा। गुप्त जो है कुषाणों के सामंत था गुप्त वंश। ओके दोस्तों, गुप्त का शासक श्रीगुप्त जो था, श्रीगुप्त ने महाराजा की उपाधि धारण कौन किया था? तो श्रीगुप्त था। तो श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी कौन होगा? तो घटोत्कच होगा। आगे आपका हो जाएगा दोस्तों, घटोत्कच था तो श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी। आगे पूछेगा, उसने भी महाराजा घटोत्कच भी जो था महाराजा की उपाधि धारण किया था। ओके दोस्तों, उसके बाद आता है चंद्रगुप्त प्रथम। ओके दोस्तों, चंद्रगुप्त प्रथम आता है दोस्तों। चंद्रगुप्त प्रथम जो है वह गुप्त वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक कौन था दोस्तों? तो चंद्रगुप्त प्रथम था। ओके दोस्तों, सब जो था वो कुषाणों का सामान था दोस्तों, लेकिन स्वतंत्र शासक पूछेगा तब चंद्रगुप्त प्रथम होगा उसका आंसर। उसने कौशाम्बी और कौशल के राज्यों पर विजय प्राप्त किया था दोस्तों चंद्रगुप्त प्रथम। और चंद्रगुप्त प्रथम कुमार देवी से वैवाहिक गठबंधन स्थापित किया और वैशाली राज्य प्राप्त किया। ओके दोस्तों, कुमार देवी से शादी किया था चंद्रगुप्त प्रथम, जिससे उसको वैशाली राज्य भी मिल गया था। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं। आगे चंद्रगुप्त प्रथम जो था गुप्त वंश का प्रथम शासक था जिसने स्वर्ण मुद्राएं जारी किया था। पूछेगा तो स्वर्ण मुद्राएं कौन जारी किया था? तो गुप्त वंश का प्रथम शासक था चंद्रगुप्त प्रथम, जो शासक था दोस्तों जो स्वर्ण मुद्राएं जारी किया था। इन मुद्राओं पर चंद्रगुप्त की छवियां अंकित हो गई। दोस्तों चंद्रगुप्त की छवियां भी छपवाए थे दोस्तों उस मुद्रा पे, और राजा रानी मुद्राएं भी कहा जाता था, और इसे राजा रानी मुद्राएं भी कहा जाता था जो चंद्रगुप्त चालू किया था स्वर्ण मुद्राएं। ओके दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद आता है चंद्रगुप्त प्रथम के बाद आएगा दोस्तों समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त से बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है दोस्तों एग्जाम में। समुद्रगुप्त के बारे में भी देख लेते हैं। वह पराक्रमांक के नाम से भी जाना जाता था। पराक्रमांक के नाम से कौन जाना जाता था? तो उसका आंसर समुद्रगुप्त होगा दोस्तों। और उसके शासनकाल में गुप्त साम्राज्य का चरमोत्कर्ष यानी बहुत शक्तिशाली था दोस्तों समुद्रगुप्त के समय में गुप्त साम्राज्य। और इसका हरिसेन जो था दोस्तों मंत्री एवं राजकवि था। हरिसेन जो था समुद्रगुप्त के समय था मंत्री एवं राजकवि था दोस्तों। और प्रयाग प्रशास्ति की रचना जो था हरिसेन ने ही किया था दोस्तों। यह गुप्त साम्राज्य के बारे में जानकारी का प्रमुख स्रोत है दोस्तों। प्रयाग प्रशास्ति अभिलेख बोलते हैं या शिलालेख बोलते हैं। समुद्रगुप्त ने समुद्रगुप्त जो था महाराजा धीराज की उपाधि धारण किया था दोस्तों, याद रखिएगा। आगे है समुद्रगुप्त को B.A. स्मिथ ने दोस्तों भारत का नेपोलियन कहा था। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कौन कहा था? तो B.A. स्मिथ कहा था दोस्तों। और भारत का नेपोलियन कहा किसे जाता है? तो वो समुद्रगुप्त आंसर होगा उसका। आगे देखते हैं। आगे दोस्तों, वो एक महान संगीतज्ञ समुद्रगुप्त जो था दोस्तों, वो महान एक संगीतज्ञ था और बीना बजाने का शौकीन था। ओके दोस्तों, उसके एक सिक्का पर उसे बीना बजाते हुए भी दर्शाया गया है दोस्तों, इसलिए उसे कविराज कहा जाता है। कविराज भी कहा जाता है दोस्तों समुद्रगुप्त को। और बीना भी बजाता था और बीना बजाते हुए उसके एक सिक्का था, उस पर उसको दर्शाया गया था। चंद्रगुप्त द्वितीय, उसके बाद समुद्रगुप्त के बाद आता है तो चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय का अन्य नाम देवराज या देवगुप्त भी था दोस्तों। और उसने विक्रमादित्य की, समुद्रगुप्त जो था महाराजा धीराज की उपाधि धारण किया था, और चंद्रगुप्त द्वितीय जो था विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया। ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों और नोट भी कर लीजिएगा जहाँ पे आपको डाउट हो। ओके दोस्तों, डाउट हो या जो आपको नहीं याद हो तो उसे आप नोट कर सकते हैं। फाहियान जो था दोस्तों, फाहियान ने फो क्यों की
सी यू की या फो क्यों की था दोस्तों, इसकी रचना किया था फाहियान ने। फो यू की का रचना किया था दोस्तों फाहियान ने। फो क्यों की, इसमें गुप्त युग और भारतीय संस्कृति का वर्णन था दोस्तों, जिसे फाहियान ने रचना किया था। उसके बाद आता है आपका कुमारगुप्त प्रथम। ओके दोस्तों, कुमारगुप्त प्रथम आएगा दोस्तों। कुमारगुप्त प्रथम जो था के शासनकाल के दौरान विश्व प्रसिद्ध जो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुआ था दोस्तों। यह पहला विश्वविद्यालय था जहाँ छात्रावास की सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। ह्वेनसांग जो था दोस्तों ने सी यू की रचना ह्वेनसांग किया था, और फो क्यों की रचना बोलेगा तो इसका फाहियान किया था। ओके दोस्तों, और सी यू की रचना पूछेगा तो ह्वेनसांग किया था दोस्तों, जिसमें बताया कि नालंदा विश्वविद्यालय में 20,000 छात्र और 1600 शिक्षक थे। ओके दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं उत्तर परवर्ती गुप्त काल होगा दोस्तों जो पाल वंश, इसका एक नाम था दोस्तों पाल वंश संबंधित है दोस्तों। पाल वंश इसकी स्थापना, इस वंश की स्थापना जो 750 ईस्वी में गोपाल किया था। ओके दोस्तों, उत्तर परवर्ती गुप्त काल भी कहते हैं। उसके बाद ओके दोस्तों, जो पाल वंश की स्थापना किया था गोपाल किया था 750 ईस्वी में। पाल वंश की राजधानी पूछेगा कहाँ था तो मुंगेर था दोस्तों। और गोपाल बौद्ध धर्म का अनुयायी था। गोपाल जो था बौद्ध धर्म का अनुयायी था दोस्तों। गोपाल ने बौद्ध मठों के विशेष संरक्षण दिया था। बौद्ध मठ को विशेष संरक्षण किसने दिया था तो गोपाल हो जाएगा आपका। जो उदंतपुरी वर्तमान में बिहार शरीफ में है, एक मठ की स्थापना किया था दोस्तों गोपाल। उदंतपुरी मठ है जो बिहार शरीफ में वर्तमान में है, उसका स्थापना कौन किया था तो गोपाल हो जाएगा आपका। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं। गोपाल क्या था आपका धर्मपाल, इसका धर्मपाल आएगा दोस्तों। वह भी जो है बौद्ध का अनुयायी था दोस्तों, जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण करा था जो वर्तमान में भागलपुर में स्थित है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो वर्तमान में भागलपुर में है उसका निर्माण करवाया था धर्मपाल ने। ओके दोस्तों, इसमें यह भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा है एग्जाम में। उसके बाद उसने नालंदा महाविहार विश्वविद्यालय को 200 गाँव दान में दिए थे, और धर्मपाल को परम सौगत भी कहा जाता है दोस्तों। धर्मपाल को याद रखिएगा। धर्मपाल क्या आएगा आपका देवपाल आएगा दोस्तों। देवपाल जो है अरब यात्री सुलेमान जो है देवपाल के दरबार में जानकारी प्रदान करता है। दोस्तों सुलेमान जो था देवपाल के दरबार में रहता था दोस्तों। देवपाल ने उदंतपुरी में बौद्ध मठ का निर्माण करवाया था दोस्तों। और रामपाल पाल वंश का अंतिम शासक पूछेगा कौन था तो रामपाल हो जाएगा दोस्तों। यानी पहला जो है गोपाल, धर्मपाल, देवपाल, उसके बाद अंतिम आ जाएगा आपका रामपाल। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं। आगे पाल के बाद आ जाएगा दोस्तों कर्नाट वंश आ जाएगा। देख लेते हैं इसे। कर्नाट वंश जो है नानदेव ने 1097 ईस्वी में जो था मिथिला में कर्नाट वंश की स्थापना किया था। कर्नाट वंश की स्थापना मिथिला में किया था दोस्तों नानदेव ने। ओके दोस्तों, और कर्नाट वंश की राजधानी जो है सिमरावगढ़ बिहार से जितना एग्जाम होता है दोस्तों बिहार से रिलेटेड उसमें ये सब क्वेश्चन पूछ सकता है। सिमरावगढ़ राजधानी था दोस्तों कर्नाट वंश का। सिमरावगढ़ जो है वर्तमान में नेपाल में स्थित है। ओके दोस्तों, वर्तमान में सिमरावगढ़ कहाँ स्थित है तो नेपाल में स्थित है। और नानदेव ने कर्नाट कुलभूषण की उपाधि धारण किया था। कर्नाट कुलभूषण की उपाधि कौन किया था तो नानदेव ने धारण किया था दोस्तों। यह मिथिला का स्वर्णिम काल था। मिथिला का स्वर्णिम काल कब था दोस्तों नानदेव का काल यानी कर्नाट वंश के समय में। आगे देखते हैं। जब दोस्तों बख्तियार खिलजी जो था ने बिहार पर आक्रमण किया था उस समय कर्नाट वंश का शासक था। ओके दोस्तों, पूछेगा बख्तियार खिलजी जब आक्रमण किया था बिहार पर उस समय शासक किसका था तो कर्नाट वंश का था, यानी नरसिंह देव था उस समय। ओके दोस्तों, नरसिंह देव था। और बख्तियार खिलजी जो था ही नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था। ओके दोस्तों, 1324 ईस्वी में गयासुद्दीन तुगलक ने नरसिंह देव को हराया था। ओके दोस्तों, नरसिंह देव को कब हराया था, कौन हराया था तो गयासुद्दीन तुगलक जो था 1324 ईस्वी में हराया था और बिहार पर कब्जा करके इसे दिल्ली सल्तनत में मिला लिया था। ओके दोस्तों, ये रहा आपका कर्नाट वंश। उसके बाद आएगा सेन वंश के बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं दोस्तों। सेन वंश जो था 1070 ईस्वी में इस वंश की स्थापना हेमंत सेन ने किया था दोस्तों। और बिहार के पूर्वी भाग एवं बंगाल में सेन वंश के साम्राज्य में शामिल था। ओके दोस्तों, 1204 ईस्वी में बख्तियार खिलजी ने सेन शासक लक्ष्मण सेन को हराया था। ओके दोस्तों, बख्तियार खिलजी ने बिहार एवं बंगाल पर विजय प्राप्त की तथा नई राजधानी लखनऊती यानी बंगाल को बनाया था। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं। उसके बाद आपका मध्यकालीन इतिहास स्टार्ट हो जाता है दोस्तों बिहार का। इसमें दोस्तों 712 से 1206 नवीन युग और पूर्व मध्यकाल बोलते हैं। ओके दोस्तों, इसमें देख लेते हैं। इसमें आपका हो जाएगा दोस्तों
मोहम्मद गजनवी ने 17 बार भारत पर आक्रमण किया था दोस्तों, जो 10,000 ईस्वी से 1027 ईस्वी तक। ओके दोस्तों। और 1025 ईस्वी 16वां आक्रमण था दोस्तों उसका, जो सोमनाथ मंदिर पर 20 लाख सोना के सिक्का लूटा था। ओके दोस्तों। और 17वां आक्रमण यानी लास्ट आक्रमण था 1027 ईस्वी में, जो जाटों पर आक्रमण था। याद रखिएगा, ये सब क्वेश्चन पूछ सकता है। आगे है 1030 ईस्वी में उसका मृत्यु हो गया था दोस्तों मोहम्मद गजनवी का। उसके बाद आता है आपका मोहम्मद गौरी, यानी अफगानिस्तान का शहर गोर। ओके दोस्तों। 1175 ईस्वी में आक्रमण किया भारत पर और सिंध और उस पर विजय प्राप्त किया। 1178 में जो आक्रमण किया अहिलवार गुजरात पर, उसके बाद सोलंकी बस भीम द्वितीय विजय हुआ दोस्तों। भीम द्वितीय ने मोहम्मद गौरी को हरा दिया। ओके दोस्तों। आगे देखते हैं। आगे है आपका तराइन का प्रथम युद्ध होगा दोस्तों, कब हुआ था? तो 1191 में हुआ था। पृथ्वीराज चौहान विजय हुआ था दोस्तों। तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन का द्वितीय युद्ध में दोस्तों 1192 में हुआ था। पृथ्वीराज बनाम गौरी और जयचंद की सहायता से यहाँ पे गौरी विजय हुआ था दोस्तों द्वितीय विश्व युद्ध में, द्वितीय तराइन का युद्ध में। ओके दोस्तों। उसके 1206 में पंजाब खोखर जाति पर आक्रमण किया दोस्तों और गौरी का मृत्यु हो गया 1206 ईस्वी में। ओके दोस्तों। उसके बाद आपका स्टार्ट होता है दोस्तों दिल्ली सल्तनत। 1206 के बाद दिल्ली सल्तनत स्टार्ट होता है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने गौरी की मृत्यु के बाद स्वयं को दिल्ली का राजा घोषित किया और ये होता है दोस्तों मध्यकाल 1206 से 1707। दिल्ली सल्तनत पूछेगा तो 1206 से 1526 होता है दोस्तों। और गुलाम वंश पूछेगा कब से कब, तो 1206 से 1290। आगे देखते हैं दोस्तों बिहार स्पेशल जीके जितना होगा दोस्तों थोड़ा बहुत सब देख लेंगे इस वीडियो में। और इसका पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है मेरे यूट्यूब चैनल स्काई का जीके पे। और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के पास शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल स्काई का जीके को सब्सक्राइब जरूर करें। ओके दोस्तों। उसका खिलजी वंश आता है। खिलजी वंश जो था 1290 से 1320 हो जाएगा दोस्तों। तुगलक वंश पूछेगा, ये सब याद रखिएगा दोस्तों या नोट कर लीजिएगा। सबको मिलान करने वालों में देगा आपको, सब क्वेश्चन पूछेगा एक ही क्वेश्चन में। तुगलक वंश हो जाएगा 1320 से 1414। उसके बाद सैयद आ जाएगा दोस्तों 1414 से 1451। उसके बाद लोधी वंश आएगा दोस्तों 1451 से 1526। ओके दोस्तों। उसके बाद आपका स्टार्ट हो जाता है मुगल काल। ओके दोस्तों। मुगल काल स्टार्ट होता है जो 1526 से 1707 तक चलता है दोस्तों, जिसमें बाबर जो है 1526 से 1530 तक था। उसके बाद हुमायूं आया दोस्तों 1530 से 1540। उसके बाद सूरी वंश है दोस्तों 1540 से 1555, जो शेरशाह सूरी था वह है दोस्तों। आगे देखते हैं। आगे उसके बाद फिर हुमायूं दोस्तों आ गया 1555 से 1556। उसके बाद अकबर दोस्तों 1556 से, हुमायूं के बाद अकबर आया दोस्तों, जो हुमायूं का बेटा था दोस्तों 1556 से 1605 ईस्वी तक। उसके बाद जहांगीर आया दोस्तों 1605 से 1627 ईस्वी तक, जो अकबर का बेटा था जहांगीर या सलीम भी है दोस्तों उसका नाम। उसके बाद जहांगीर का बेटा शाहजहां था, ये बेटा और भी था दोस्तों, लेकिन शाहजहां ने शासन किया 1627 से 1658 तक। उसके बाद औरंगजेब आया दोस्तों, जो शाहजहां का पुत्र था, 1658 से 1707 तक राज्य किया दिल्ली सल्तनत पे। ओके दोस्तों। आगे देखते हैं मध्यकालीन बिहार के बारे में। मध्यकाल के दौरान बिहार, इसके बारे में देख लेते हैं आप दोस्तों। 12वीं शताब्दी के अंतिम दशक में बख्तियार खिलजी ने बिहार एवं बंगाल पर आक्रमण किया था। ओके दोस्तों। 1198 में बख्तियार खिलजी ने उदंतपुरी बिहार शरीफ पर विजय प्राप्त किया था। और आक्रमण के दौरान कर्नाट वंश का शासक जो था दोस्तों नरसिंहदेव था, अभी ऊपर भी देख लिए हैं। और सेन वंश पर आक्रमण के समय लक्ष्मण सेन था। तो सेन वंश पर आक्रमण किया उस समय लक्ष्मण सेन था और कर्नाट वंश का शासक था उस समय था नरसिंहदेव। ओके दोस्तों। आगे बख्तियार खिलजी ने पाल शासक परदुमन पाल को भी हराया था। ओके दोस्तों। बख्तियार खिलजी ने राजधानी लखनऊती यानी बंगाल में बनाया था दोस्तों अपनी राजधानी। और नालंदा विश्वविद्यालय को 1203 ईस्वी के आसपास बख्तियार खिलजी द्वारा नष्ट कर दिया गया था। ओके दोस्तों। 1203 ईस्वी याद रखिएगा, जब नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया गया था बख्तियार खिलजी के द्वारा। आगे है दोस्तों आपका अपनी बीमारी के दौरान बख्तियार खिलजी जो था उसके सेनापति अली मर्दन ने मार डाला। होगा दोस्तों, उसका तबीयत खराब था यानी बीमार था, तब बख्तियार खिलजी का सेनापति अली मर्दान ने उसको मार डाला था दोस्तों। उसके बाद गुलाम वंश एवं बिहार। ओके दोस्तों। गुलाम वंश देखते हैं। इल्तुतमिश ने दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक था जिसने बिहार पर विजय
प्राप्त की और इसे दिल्ली में मिलाया था। ओके दोस्तों, मलिक जानी को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया गया था। इल्तुतमिश जो था मलिक जानी को, पूछता है दोस्तों ये भी क्वेश्चन, बिहार का सूबेदार नियुक्त किया था और उसे इल्तुतमिश द्वारा नियुक्त किया गया था। ओके दोस्तों, मलिक जानी को कौन नियुक्त किया था? तो इल्तुतमिश किया था दोस्तों। मलिक जानी तो बिहार के प्रथम सूबेदार, पूछेगा बिहार का प्रथम सूबेदार कौन था? तो आपका मलिक जानी ही आंसर होगा। ओके दोस्तों, बलबन ने बिहार के दक्षिणी भाग गया पर विजय प्राप्त की। गया पर विजय प्राप्त कौन किया था? तो बलबन हो जाएगा आपका। आगे दोस्तों देखते हैं खिलजी वंश एवं बिहार। खिलजी वंश जो बिहार वंश से संबंधित है उसको देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी जो था शेख मोहम्मद इस्माइल को दरभंगा भेजा था। शेख मोहम्मद इस्माइल को कौन भेजा था? तो अलाउद्दीन खिलजी भेजा था दोस्तों। मोहम्मद इस्माइल जो था वो शक्कर सिंह से पराजित हुआ। शक्कर सिंह जो था दोस्तों वो पराजित हुआ था दोस्तों, और शक्कर सिंह और अलाउद्दीन खिलजी के बीच संधि के बाद दरभंगा खिलजी वंश के अधीन अलाउद्दीन खिलजी के शासन में आ गया और संधि हुआ दोस्तों। शक्कर सिंह जो था मोहम्मद इस्माइल को हरा दिया था, लेकिन शक्कर सिंह और अलाउद्दीन खिलजी के बीच संधि हुआ जिससे दरभंगा खिलजी वंश के अधीन अलाउद्दीन खिलजी के शासन में आ गया। उसके बाद आता है दोस्तों तुगलक वंश एवं बिहार। तुगलक वंश से जो बिहार से संबंधित है उसको है देखते हैं। 1324 ईस्वी में गैसुद्दीन तुगलक ने कर्नाट वंश के शासक को हराया था। हरि सिंह गैसुद्दीन तुगलक को पराजित किया था। हरि सिंह जो था शासक दोस्तों गैसुद्दीन तुगलक से हार गया था दोस्तों। और तुगलक वंश के दौरान ही बिहार शरीफ बिहार की राजधानी था। ओके, तुगलक वंश के दौरान बिहार शरीफ जो था दोस्तों बिहार की राजधानी था। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं। आगे आपका दरभंगा का नाम बदलकर तुगलकपुर और तिरहुत का नाम बदलकर तुगलकाबाद किया था दोस्तों गैसुद्दीन तुगलक ने। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं। आगे उसके बाद दोस्तों लोधी वंश और बिहार। लोधी वंश और बिहार के बारे में संबंध है उसको देख लेते हैं। लोधी वंश के शासक सिकंदर लोधी जो था दरिया खान नुहानी को जौनपुर भेजा था। जौनपुर में भेजा था दोस्तों सिकंदर लोधी ने दरिया खान नुहानी को। दरिया खान नुहानी ने शक्की वंश के शासक हुसैन शाह सरकी को हरा दिया था दोस्तों बिहार में आकर, और दरिया खान ने एक नए वंश की स्थापना की थी, नुहानी वंश। ओके दोस्तों, नुहानी वंश के बारे में देख लेते हैं दोस्तों थोड़ा सा। नुहानी इस वंश की स्थापना दरिया खान ने लगभग 1495 ईस्वी में की थी। यह बिहार का प्रथम अफगान वंश था। ओके दोस्तों, बहार खान नुहानी वंश के वास्तविक संस्थापक नुहानी वंश का पूछता है दोस्तों, तो बहार खान नुहानी हो जाएगा। उन्होंने राज अभिषेक के बाद मोहम्मद शाह की उपाधि धारण किया था। जो बहार खान नुहानी जो था मोहम्मद शाह की उपाधि धारण किया था राज अभिषेक के बाद, और शेर खां की उपाधि बहार शाह नुहानी द्वारा अपने पुत्र जलाल खान नुहानी को के अंगरक्षक फरीद खां को दी गई थी। फरीद खां को दोस्तों शेर खां की उपाधि दिया था बहार शाह ने। ओके दोस्तों, बहार शाह नुहानी या बहार खान नुहानी जो था अपने पुत्र जलाल खान नुहानी के अंगरक्षक फरीद खान को दिया था शेर खान की उपाधि। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं। नुहानी राजवंश हो गया दोस्तों। उसके बाद आता है सूरी वंश। सूरी वंश जो था इसका संस्थापक शेरशाह सूरी था दोस्तों। जन्म शेरशाह सूरी का जन्म 1472 ईस्वी में हुआ था, और स्थान दोस्तों होशियारपुर पंजाब में हुआ था दोस्तों। और बचपन का नाम फरीद खां था इनका, और पिता का नाम हसन खां था दोस्तों, और शिक्षा जौनपुर में मिला था। फरीद खां जो शेर शाह के नाम से अभी जो ऊपर पढ़े हैं दोस्तों भी जाना जाता था, सासाराम के जागीरदार हसन खां सूरी के पुत्र थे। ओके दोस्तों, इनके पिता का नाम हसन खां सूरी था, उनके पुत्र थे फरीद खां या शेरशाह सूरी। ओके दोस्तों, आगे देख लेते हैं। शेर खां या शेरशाह सूरी के जो दादा थे इब्राहिम खां सुल्तान बहलोल लोदी के शासनकाल के दौरान भारत आए थे। ओके दोस्तों, शेर शाह ने अपनी शिक्षा जौनपुर में पूरी की, और नुहानी शासक बहार खान नुहानी ने उन्हें शेर खान की उपाधि अभी ऊपर देखें दोस्तों दिया था। और शेर शाह ने 1534 ईस्वी में सूरजगढ़ के युद्ध में बंगाल की सेना को हराया था, और 1539 में मुगल सम्राट हुमायूं को शेर शाह सूरी से चौसा यानी बक्सर के युद्ध में हारा था दोस्तों। हुमायूं को हरा दिया था चौसा के युद्ध 1539 में, और 1540 में पुनः हुमायूं जो था शेर शाह सूरी से कनौज या बिलग्राम के युद्ध में पराजित था। ओके, तो 1539 में चौसा के युद्ध में हराया था दोस्तों शेरशाह सूरी ने हुमायूं को। फिर 1540 में दोस्तों कनौज या बिलग्राम के युद्ध में भी हराया था शेरशाह सूरी ने। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं। और 10 जून जो है 1540 ईस्वी को आगरा के औपचारिक रूप से राज्याभिषेक हुआ था उनका। उसने सुल्तान आदिल की उपाधि भी धारण की थी शेरशाह सूरी ने। 1545 ईस्वी में शेर शाह ने कलिंजर पर आक्रमण
कलिंजर पर अपना अंतिम आक्रमण किया। उक्का नामक अग्नेय शस्त्र चलाते समय किले की दीवार से टकराकर एक गोला बारूद के ढेर पर जा गिरे थे, जिससे आग लग गई और शेरशाह की मृत्यु हो गई थी दोस्तों 1545 में। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं। आगे आपका देखते हैं पाटना शहर। पाटना शहर में बना शेरशाह सूरी का किला इस बात का प्रमाण है दोस्तों। और रोहतासगढ़ किला शेरशाह सूरी द्वारा सासाराम में बनवाया गया था। शेरशाह ने बंगाल से पेशावर तक एक नई सड़क का निर्माण कराया, जिसे शाही सड़क कहा जाता है दोस्तों। अंग्रेजों ने शाही सड़क का नाम बदलकर ग्रैंड ट्रैंक रोड या जीटी रोड कर दिया था। ओके दोस्तों, जो वर्तमान में भी है। शेरशाह सूरी ने एक चांदी का सिक्का, रुपया और एक तांबे का सिक्का दम चलाया। ओके दोस्तों, चांदी का सिक्का जो चलाया उसे रुपया बोला और तांबे का सिक्का चलाया जिसे दम बोला शेरशाह सूरी ने। अपने शासनकाल के दौरान शेरशाह ने प्रत्येक कोस लगभग 3 किलोमीटर पर एक सराय यानी यात्री गृह भी बनवाया था शेरशाह सूरी ने। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं। आगे शेरशाह सूरी ने भू राजस्व प्रणाली के लिए जब्ती प्रणाली हेतु टोडरमल को नियुक्त किया था दोस्तों। शेरशाह सूरी का मकबरा जो था शेरशाह सूरी द्वारा खुद बनाया था दोस्तों सासाराम में। ओके दोस्तों, और यह इंडो इस्लामिक वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। इस्लाम शाह या शेरशाह सूरी का उत्तराधिकारी, शेरशाह सूरी का उत्तराधिकारी कौन बना? तो इस्लाम शाह होगा दोस्तों। इस्लाम शाह इसका उत्तराधिकारी बना दोस्तों शेरशाह का। और 1555 ईस्वी में अफगानों को हराकर हुमायूं पुनः दिल्ली का शासक बना। ओके दोस्तों, उसके बाद देखते हैं। उसके बाद मुगल काल के दौरान बिहार देख लेते हैं दोस्तों। बाबर जो था दोस्तों 1526 में भारत में मुगल वंश का स्थापना किया था। और चौसा के युद्ध 1539 में के युद्ध में हुमायूं शेरशाह सूरी द्वारा पराजित हुआ था। और 1540 में कनौज के युद्ध में पुनः हुमायूं शेरशाह द्वारा पराजित हुआ। अकबर का प्रथम बिहार पर आक्रमण 1574 में हुआ था। दोस्तों अकबर का प्रथम बिहार पर आक्रमण कब हुआ था? तो 1574 में। और 1576 में अकबर ने बिहार पर आक्रमण किया था। दूसरा आक्रमण 1576 में किया था। 1580 में अकबर ने घोषणा की कि अब बिहार मुगल प्रांत है और उसे मुगल साम्राज्य में 12 प्रांत थे। ओके दोस्तों, मान सिंह को अकबर द्वारा बिहार के सूबेदार नियुक्त किया था। ओके, तो बिहार का सूबेदार मान सिंह को कौन किया था नियुक्त? तो अकबर किया था। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं। आगे है आपका परवेज मिर्जा मुगल साम्राज्य का प्रथम राजकुमार था। ओके, तो परवेज मिर्जा जो था मुगल साम्राज्य का प्रथम राजकुमार था। जहांगीर द्वारा बिहार का सूबेदार नियुक्त किया गया था। ओके दोस्तों, और शाहजहां द्वारा शाहजहां जो था शाहिस्ता खान को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया गया था। परवेज मिर्जा को था दोस्तों जहांगीर, और अकबर जो था मान सिंह को सूबेदार नियुक्त किया था। औरंगजेब बोलेगा किसको किया था? तो दाऊद खान को। ये सब याद रखिएगा दोस्तों, बिहार का सूबेदार नियुक्त किया था। और दाऊद खान ने गया में एक नए शहर दाऊद नगर की स्थापना किया था। ओके दोस्तों, जो अब औरंगाबाद में है। दाऊद नगर जो दोस्तों अभी औरंगाबाद में है आपका। औरंगजेब का पोता जो है दोस्तों आजिम बिहार का सूबेदार नियुक्त किया गया था। और सूबेदार आजिम जो था दोस्तों पटना का नाम बदलकर अजीमाबाद रख दिया था। ओके दोस्तों, फारुखसियर जो दोस्तों 1713 में का राज्याभिषेक पटना शहर में हुआ था दोस्तों फारुखसियर का। उसके बाद आपका दोस्तों आता है आधुनिक बिहार। आधुनिक बिहार में दोस्तों बिहार में यूरोपीय लोगों का आगमन हुआ था दोस्तों, वो देख लेते हैं। पुर्तगाली बिहार आने वाले पहले यूरोपीय थे। ओके दोस्तों, वे 17वीं शताब्दी के प्रथम दशक में बिहार पहुंचे थे। उनका व्यापारिक केंद्र बंगाल में हुगली में था। ओके दोस्तों, वे मसाले, चाइना क्ले एवं सूती वस्त्रों का व्यापार करते थे। और डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1632 में बिहार में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी। ओके दोस्तों, उनका व्यापारिक केंद्र पटना में पटना कॉलेज का उत्तरी परिसर था। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं। आगे है आपका सूती वस्त्र, अफीम एवं मसालों का व्यापार करते थे। और 1651 ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने गुलजारबाग पटना में अपनी एक फैक्ट्री स्थापित किया था दोस्तों 1651 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने। आगे देखते हैं। आगे है दोस्तों, वे सोरा, अफीम, सूती वस्त्र, चीनी मिट्टी, नील आदि का व्यापार करते थे। और जब जॉर्ज चार्नॉक जो था दोस्तों अंग्रेजों की पटना फैक्ट्री का प्रमुख नियुक्त किया गया था दोस्तों जॉर्ज चार्नॉक को। और 1734 में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी जो था दोस्तों पटना में बिहार में अपनी पहली कंपनी स्थापित किया था 1734 में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने। आगे देखते हैं दोस्तों।
आगे है दोस्तों पुर्तगाली जो था दोस्तों प्रथम बार भारत में 1498 में आया था और बिहार में 17वीं शताब्दी में। ओके दोस्तों। और डच जो था दोस्तों 1602 में भारत आया था और बिहार में 1632 में। याद रखिएगा, ये सब पूछ सकता है। और ब्रिटिश जो था दोस्तों 1608 में आया था भारत में और 1651 में बिहार में प्रवेश किया था। फ्रेंच जो था दोस्तों 1664 में और 1734 में आया था बिहार में। ओके दोस्तों। आगे देखते हैं बंगाल पर अधिकार। ओके दोस्तों। 1717 में सम्राट फारुखसियर ने कंपनी को पूर्व सूबेदार द्वारा प्रदत्त व्यापार विशेषाधिकार की पुष्टि की यानी शाही फरमान जारी किया था। 1717 में ही फारुखसियर ने बंगाल के दीवान मुर्शिद कुली खां को बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया था। ओके दोस्तों। मुर्शिद कुली खां ने अब स्वयं को बंगाल का नवाब घोषित कर दिया और बंगाल का प्रथम स्वतंत्र नवाब बन गया। उसने पहली बार बंगाल को मुगलों से स्वतंत्र करवाया और मुर्शिद कुली खां ने 1727 तक मुगलों को कर देता था। ओके दोस्तों। उसके बाद अलीवर्दी खां 1740 से 1756 मुगलों को कोई कर नहीं दिया था। ओके दोस्तों। पूर्णतः स्वतंत्र था अलीवर्दी खान। ओके दोस्तों। आगे देखते हैं, आगे आपका आएगा उसके बाद सिराजुद्दौला आ जाएगा दोस्तों। अलीवर्दी जो खान जो था वो एक भी कर नहीं दिया था, पूर्णतः स्वतंत्र था। उसके बाद सिराजुद्दौला आया दोस्तों जो 1756 से 1757 मुगलों से स्वतंत्र था दोस्तों। और 1740 में दोस्तों बिहार के उप गवर्नर अलीवर्दी खान ने नवाब सरफराज खां यानी मुर्शिद कुली खां के पोता जो था को पछूत कर मार डाला था दोस्तों अलीवर्दी खान ने। ओके दोस्तों। और 1756 में अलीवर्दी की मृत्यु हो गई और उसने अपने पोते सिराजुद्दौला का यानी दादा था दोस्तों अलीवर्दी खां, उसको अपना उत्तराधिकारी बनाया था सिराजुद्दौला का 1756 में। ओके दोस्तों। सिराजुद्दौला 1756 से 1757 जून 1757 तक था। ओके दोस्तों। सिराजुद्दौला जो था 1756 से जून 1757। सिराज एवं अंग्रेज कंपनी के बीच संघर्ष का कारण क्या था दोस्तों? मुगल सम्राट फारुखसियर का 1717 का फरमान और घसीटा बेगम का समर्थन और तत्कालिक कारण था दोस्तों फोर्ट विलियम की किलेबंदी एवं उसकी दीवारों पर तोपें लगाना। ओके दोस्तों। आगे देखते हैं उसके बाद हुआ था दोस्तों आपका ब्लैक होल का घटना हुआ था दोस्तों, दुखद घटना हुआ था। उसके बारे में देख लेते हैं। 20 जून 1756 को होलवेल सहित 146 व्यक्तियों को एक छोटे से कमरे यानी 18 गुना में 4 फीट में कैद कर दिए गए थे दोस्तों। और 46 व्यक्ति में से 123 की मृत्यु हो गई और केवल 23 जीवित बचे थे। ओके। तो यह घटना ब्लैक हॉल दुखांत ब्लैक हॉल के नाम से जानी गई दोस्तों। उसके बाद प्लासी का युद्ध हुआ 23 जून 1757 को, जिसमें आपका दोनों सेनाएं प्लासी में आमने सामने हुई दोस्तों। रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में 3000 अंग्रेजी सैनिक नवाब की सेना 50,000 जिसकी कमान विश्वघाती मीर जाफर यानी जो धोखा दे दिया दोस्तों के पास था। नवाब के केवल थोड़े से सैनिक ने वीरता की लड़ाई लड़ी जिनका नेतृत्व दोस्तों देख लेते हैं। आगे आपका नेतृत्व दोस्तों मीर मदान जो था, मीर मदान और मोहन लाल ने किया था। और सिराज जो तो भाग गया लेकिन पकड़ लिया गया। मीर जाफर के पुत्र मीरान के आदेश पर एक हत्यारे मोहम्मद अली बेग द्वारा मार डाला गया सिराजुद्दौला को। ओके दोस्तों। और मीर जाफर को बंगाल का नवाब उसके बाद घोषित कर दिया गया। मीर जाफर को जो साथ दिया था दोस्तों रॉबर्ट क्लाइव का और अपने राजा को धोखा दे दिया था सिराजुद्दौला को। ओके दोस्तों। आगे देखते हैं। रॉबर्ट क्लाइव को दोस्तों बंगाल के गवर्नर के रूप में पुष्टि की गया। उसके बाद कंपनी को निःशुल्क व्यापार का निर्विवाद अधिकार प्रदान किया गया। कंपनी ने कोलकाता के निकट 24 परगना की जिम्मेदारी प्राप्त की। और मीर जाफर जो था दोस्तों जून 1757 से अक्टूबर 1760 तक रहा। उसके बाद बंसीटाट यानी बंगाल के गवर्नर आए दोस्तों 1760 में। ओके दोस्तों। आगे आपका मीर कासिम या इम्तियाजुद्दौला जो 1700 अक्टूबर 1760 से 1763 राजधानी स्थानांतरित मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले गया दोस्तों बिहार में और सेना का आधुनिकीकरण किया मीर कासिम ने। ओके दोस्तों। मीर कासिम एवं अंग्रेज के बीच 1760 में युद्ध लड़ा गया। 1763 में दोस्तों युद्ध छिड़ गया जिसमें नवाब पराजित हो गया दोस्तों। यह अवध भाग गया मीर कासिम। ओके दोस्तों। मीर कासिम शुजाउद्दौला एवं शाह आलम द्वितीय के साथ गठबंधन किया दोस्तों भागकर अवध में। और उसके बाद बक्सर का युद्ध हुआ दोस्तों 22 अक्टूबर 1764 जो ये तीनों मिल गया था वो तीनों और अंग्रेज के विरोध में। ओके दोस्तों। तो ये रहा आपका बिहार स्पेशल का वीडियो दोस्तों। और इसका अगला वीडियो भी एक और पार्ट बना देंगे दोस्तों जिससे आप लोग को अच्छे से पढ़ाई हो। ये वीडियो लंबा हो गया दोस्तों।
तो अगला वीडियो में देखते हैं बक्सर युद्ध के बाद जो बिहार स्पेशल से बिहार जी के जीएस स्पेशल से संबंधित रहेगा वो सब क्वेश्चन देखेंगे। ओके दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।